एटीसी इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर आज लेकर हाजिर हूँ एसी सर्किट एमसीक्यू का पार्ट 6। इसमें बहुत सारे चुनिंदा क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में दी गई घंटी को ज़रूर दबाएं और अगर पुराने हैं तो हमारे चैनल को और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ किया जाता है। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स यहाँ पर मैंने दिए हुए हैं और ये लगभग प्रत्येक परीक्षा में इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। जैसे यहाँ दिया गया है, शून्य प्रतिरोध ताप गुणांक या नगण्य प्रतिरोध ताप गुणांक वाली धातुएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है मैग्नीज, यूरेका, कैंथाल, नाइक्रोम आदि धातुएं ऐसी होती हैं कि जिनका तापमान बढ़ाने पर भी इनके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता है। टंगस्टन भी हद तक है कि जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक लगभग नगण्य ही होता है। इसके बाद लिखा है धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक वाली धातुएं। तो ये हैं सभी शुद्ध धातुएं जैसे सोना, चांदी, लोहा तथा मिश्रित चालक पदार्थ मिश्रित चालक पदार्थ जैसे पीतल जी का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध जो है बढ़ता है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे इनका सबका जो है प्रतिरोध भी बढ़ता है। लेकिन शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध जो है नियमित रूप से बढ़ता है, जबकि मिश्रित धातुओं का प्रतिरोध जो है अनियमित रूप से बढ़ता है। अगला है ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक। इसमें सभी अर्धचालक जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, पी टाइप अर्धचालक है, एन टाइप अर्धचालक है, कार्बन है, ये सभी, और इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है जिसको विद्युत अपघट्य कहते हैं, वह सभी कुचालकों का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घट जाता है तथा ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और ताप बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है और ताप घटने पर प्रतिरोध इनका बढ़ जाता है। ये ऋणात्मक प्रतिरोधी होते हैं, ठीक है। जैसे ही इनका ताप बढ़ेगा तो धीरे धीरे रेजिस्टेंस जो है कम हो जाता है और इनमें धारा प्रवाह स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। जो अर्धचालक होते हैं, तो अर्धचालक जो है वो ऋणात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक वाली धातुएं होती हैं। शुद्ध और मिश्रित चालक जो होते हैं ये धनात्मक प्रतिरोध ताप गुणांक वाली धातुएं होती हैं। और मैग्नीज, यूरेका, कैंथाल और नाइक्रोम जो हैं वो शून्य प्रतिरोध ताप गुणांक वाली धातुओं के अंतर्गत रखी जाती हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ लिखा है ब्लेड टाइप फ्यूज। तो वर्तमान में इस प्रकार के फ्यूज़ों का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो ब्लेड टाइप फ्यूज जो है माइक्रो 02, माइक्रो 03 फ्यूज, लो प्रोफाइल मिनी फ्यूज और मिनी फ्यूज तथा ऑटो रेगुलर फ्यूज और मिक्सी फ्यूज। तो यहाँ ऑटो रेगुलर फ्यूज जो ये फ्यूज है, इस फ्यूज का उपयोग जो आपकी बाइक वगैरह है इन सभी में इसका फ्यूज सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। और इसमें यहाँ पर जो ये है ये फ्यूज वायर के रूप में लगाया गया है और ये इसके कॉन्टैक्ट सिरे होते हैं। और ये मिक्सी फ्यूज, इसको मिक्सी फ्यूज के नाम से जानते हैं। और ये फ्यूज ऑटो वाहनों के फ्यूज से कुछ बड़ा होता है। तो चलिए दोस्तों, पहचान लिए होंगे आप इस फ्यूज़ को, ठीक है। इसको ब्लेड टाइप फ्यूज़ के नाम से जानते हैं। हाँ दोस्तों, एक अगला और चित्र है, यहाँ लिखा है HRC फ्यूज। ये HRC, इसको हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज के नाम से जाना जाता है। और ये विद्युत उत्पादन केंद्र तथा विद्युत उपग्रहों पर भी इसका उपयोग किया जाता है। और ये बहुत तीव्र कार्य करने वाली एक डिवाइस होती है जो परिपथ को बहुत जल्दी ही विच्छेदित कर देती है, ठीक है। इसमें एक फिल्टर पदार्थ होता है और चांदी का तार उपयोग में लाया जाता है। HRC फ्यूज एक सबसे अच्छा फ्यूज माना जाता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है एक AC वोल्टेज को V = 10 cos 400 πt के रूप में दर्शाया जाता है। वोल्टेज की आवृत्ति और RMS मान
ज्ञात कीजिए। तो हमको आरएमएस मान जब ज्ञात करना है तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, तो वी एम बराबर दिया गया है 10। तो हमको आरएमएस वैल्यू निकालना है, तो वी आर एम एस इक्वल टू 0.707 इंटू 10 कर देंगे तो आ जाएगा 7.07 वोल्ट। तो ये ऑप्शन में है आपका, दो ऑप्शन में, इधर भी है और इधर भी है, मतलब ए और डी में दिया गया है। इसके बाद फ्रिक्वेंसी पूछा है, तो फ्रिक्वेंसी होता है ओमेगा इक्वल टू 2πf, ठीक है। और इसके बराबर में यहाँ दिया गया है कितना, 400 पाई। पाई से अगर पाई कैंसिल कर दें और 2 से अगर इसको कैंसिल कर दिया जाए तो 200 आएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी सही, 200 HZ 7.07 वोल्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है एक AC वोल्टेज की आवृत्ति 100 वोल्ट के अधिकतम आयाम के साथ 50 हर्ट्ज है। शून्य मान के कितने सेकंड बाद वोल्टेज का मान 86.6 वोल्ट हो जाएगा। तो इसको दोस्तों कैलकुलेट किया जाएगा। स्मॉल वी इक्वल टू वी एम साइन 2πf से। तो यहाँ पर ये टाइम है, टाइम पूछा गया है, स्मॉल वी का वैल्यू दिया गया है 86.6 इक्वल टू 100 साइन 2, और पाई का वैल्यू हम कुछ नहीं रखेंगे, पाई ही रखेंगे, और ये हो गया टी। अब क्या करेंगे, 100 का इधर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.866 इक्वल टू साइन 100 पाई टी, और ये वैल्यू होता है साइन 60 डिग्री का। और साइन 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन 100 पाई टी। आगे हम लोग लिख सकते हैं, तो साइन 60 का वैल्यू जो होता है, और 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 गुणे पाई बटे 180, 6 तिया 18, आपका निकला पाई बटे 3। यहाँ लिख देंगे हम साइन पाई बटे 3 इक्वल टू साइन 100 पाई टी। साइन से साइन कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर आंसर आपका बनेगा समय t बराबर 100 का इधर कर देंगे, हर में चला जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/300 सेकेंड। ये आपका आंसर है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है, नीचे दिए गए परिपथ में वोल्टेज फंक्शन वी टी इक्वल टू 150 साइन ओमेगा टी है। प्रतिरोध आर में औसत शक्ति होगी। तो औसत शक्ति है, एवरेज पावर यहाँ पर पूछा गया है, पी इक्वल टू होता है V²/R। यहाँ वोल्टेज जो है वो मैक्सिमम दिया गया है, इसका हम RMS बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 150 गुणे 150 बटे, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे √2 आएगा, तो हम करेंगे √2 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस का वैल्यू रख देंगे कितना, 25। सॉरी दोस्तों, इससे नहीं आएगा, इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, उससे हम निकालते हैं। यहाँ हमको निकालना है सबसे पहले करंट का वैल्यू। तो I इक्वल टू होता है V/R। तो I बराबर हम लोग निकालेंगे V/R। तो वोल्टेज से यहाँ पर हम क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे सबसे पहले। तो करंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ठीक है, पावर नोट करते हैं। P इक्वल टू V² 150 गुणे 150 बटे √2 का होल स्क्वायर इंटू V²/R होता है, इंटू कर देंगे 25। अब यहाँ हो जाएगा आपका 5 से इसको काट देंगे, ये 25 से काट देंगे, 25 का 150, और ये हो जाएगा आपका 150 गुणे 6/2। 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 आया, 15 तिया 45, 450 वाट आपका पावर आया। हम लोग डायरेक्ट ही इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। 150 गुणे 150, जो 150 आपका यहाँ पर दिया गया है, ये मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है। इसको किस में बदलेंगे, RMS में बदल लेंगे। RMS में बदलेंगे तो √2 करना पड़ेगा। तो √2 का हम स्क्वायर कर देंगे, जैसे इसको मैंने 2 जगह लिख दिया है, ठीक है।
और इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो आपका कितना आएगा, 450 वाट आ जाएगा। ऑप्शन है आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है आरएल परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 5 एम्पीयर, आर पर वोल्टेज ड्रॉप 16 वोल्ट और एल पर वोल्टेज ड्रॉप 12 वोल्ट है। प्रतिबाधा की गणना करें। तो प्रतिबाधा जेड बराबर हमको निकालना है। यहाँ पर हमको निकालना है सबसे पहले परिणामी वोल्टेज। तो वी बराबर हो जाएगा अंडर रूड 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये होता है वी इक्वल टू अंडर रूड वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर से। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 256 और प्लस 144 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 400 और इसका हमारा निकलेगा 20 वोल्ट। जेड का वैल्यू हमको निकालना है क्योंकि यहाँ करंट भी दिया गया है। तो जेड बराबर हो जाएगा V/I, ठीक है। और वोल्टेज आपका निकला है 20, करंट दिया गया है 5, दोनों कैंसिल करेंगे, आंसर आएगा आपका 4 ओम। ऑप्शन नंबर है बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एडमिटेंस का उल्टा होता है। तो दोस्तों एडमिटेंस जो होता है इसको वाई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो वाई बराबर होता है 1/Z, उल्टा पूछा गया है। तो एडमिटेंस का उल्टा होगा इम्पीडेंस, जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है अनुनाद पर श्रेणी RLC परिपथ में धारा का मान किससे प्रभावित होता है। तो दोस्तों याद रखेंगे यहाँ लिखा है RCL और यहाँ सभी ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो धारा का मान सदैव जब प्रभावित होता है तो आर के द्वारा होता है, क्योंकि ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाते हैं और नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो आर के द्वारा पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है यहाँ अनुनाद पर है। तो अनुनाद की स्थिति में RLC श्रेणी परिपथ में विद्युत धारा हमेशा होती है मैक्सिमम, क्योंकि I इक्वल टू होता है V/Z और धारा प्रवाह का मार्ग जो है, धारा प्रवाह का जो मार्ग होता है वो केवल एक ही होता है। मार्ग एक ही होने के कारण करंट का वैल्यू जो है इसमें मैक्सिमम होता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगले लिखा है कि श्रेणी RLC परिपथ में कोण कब अग्रगामी होगा। तो दोस्तों अग्रगामी कोण के लिए कैपेसिटेंस का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। तो XC जो है वो बड़ा हो जाएगा XL से। इस पोजीशन में कोण जो है वो आपका लीडिंग होगा। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है एक घर पर एक वाटर बॉयलर 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC मेंस सप्लाई पर स्विच ऑन किया जाता है। बॉयलर द्वारा उपभोग की गई क्षणिक ऊर्जा की आवृत्ति होगी। तो क्षणिक ऊर्जा की आवृत्ति जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर आपकी ये है, तो क्षणिक ऊर्जा की आवृत्ति जो होगी इसकी जस्ट दुगनी हो जाएगी, इनटू हम 2 कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी 100 सही है इसका 100 SZ। अगला है किसी प्रतिरोध से होकर गुजरने वाली धारा तरंग रूप दर्शाई गई आकृति के अनुरूप है। मूविंग कॉइल एमीटर द्वारा दर्शाए जाने वाले पाठ्यांक एम्पियर में होंगे। तो यहाँ पर पाठ्यांक पूछा गया है कि जो पाठ्यांक है वो क्या होगा। तो पाठ्यांक हमेशा किस में होता है, IRMS में होता है। अगर करंट दिया गया वोल्टेज है तो VRMS में होगा। तो एमीटर का पाठ्यांक पूछा गया है तो IM बटे हो जाएगा आपका पाई, क्योंकि ये जो तरंग बनाई गई है ये हाफ वेव है, ठीक है। और IM बटे पाई हो जाएगा और IM का वैल्यू दिया गया है 5, तो 5 बटे पाई आपका आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला U इक्वल 4 + 3 + 4 cos 3t के वर्ग माध्य मूल मान RMS मान का मान कितना होगा। तो इसका RMS मान पूछा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्टेज जो है वो हो जाएगा आपका V इक्वल टू, यहाँ सॉरी U नहीं होगा, यहाँ पर V होगा। तो V बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूड VDC स्क्वायर प्लस VAC स्क्वायर बटे 2। और यहाँ हम लोग कर लेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर बटे 2। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, हम 2 का भाग दे देंगे तो प्लस हो जाएगा 8, 9 8 अंडर रूड
एंगल जो होगा वो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला करके तो एंगल हो जाएगा 30 का, तो साइन हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, और शक्ति निकालने के लिए P बराबर हमको वी वोल्टेज सबसे पहले लेना है, तो हम वोल्टेज लेंगे 160/√2 और इनटू करंट लेंगे 5/√2। तो यहाँ हो जाएगा 160 मतलब 16 पंचे 80, ये हो जाएगा आपका 800/√2 इंटू √2। इनका दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और साइन 30 का मतलब भी 1/2 होता है, तो 4 का हम इसमें भाग दे देंगे तो आंसर आएगा आपका 200। ठीक है, तो 200 जो है वो VAR आएगा और ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 एम्पियर एक दिश धारा और 20 एम्पियर उच्चतम मान की ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा को वहन करने वाली तार की कुल धारा का RMS मान क्या होगा। तो यहाँ हमको धारा का RMS मान निकालना है, तो IRMS इक्वल टू होगा √10 का स्क्वायर DC है और प्लस 20 का स्क्वायर बटे 2 ये AC है। तो यहाँ हम रखेंगे तो ये हो गया आपका 100 और प्लस 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400/2 √ इसका बचेगा आपका 200 और ये हो जाएगा 300 हो गया पूरा √ में, और इसका वैल्यू निकलेगा 17.3 एम्पियर। ऑप्शन हो गया आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 10 ओम के शुद्ध प्रतिरोध का धारा तरंग रूप आकृति में दर्शाया गया है। प्रतिरोध में निष्पादन शक्ति होगी। तो यहाँ दोस्तों शक्ति पूछी गई है और रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया और इधर करंट भी दिया गया है। तो करंट दिया गया है यहाँ पर मैक्सिमम, पावर पूछा गया है P इक्वल टू होता है I²R। तो यहाँ I का हम स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे बटे √ हमको करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रायंगुलर वेव है और √ में करना पड़ेगा 3। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इनटू हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना दर्शाया गया है, रेजिस्टेंस दिया गया है 10 ओम। तो यहाँ से हो जाएगा आपका पावर P इक्वल टू 9 का स्क्वायर बटे √3 का स्क्वायर इंटू 10, और आपका P बराबर हो जाएगा, ये हम लिख देंगे 9/3/10। इससे इसको कैंसिल करेंगे 3 आएगा और 9 तिया 27, एक जीरो और बढ़े 270 आएगा आपका, 270 वाट पावर आएगा, और ये ऑप्शन है आपका चौथा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोई निश्चित RL श्रेणी संयोजन 50 SZ एकल फेज AC सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक चक्र में 2 मिलीसेकंड तक तात्कालिक शक्ति ऋणात्मक एंगल पूछा गया है। तो यहाँ हमको दोस्तों निकालना है एंगल जो होता है थीटा इक्वल टू होता है ओमेगा T, और ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/f/t। अब हम यहाँ पर सबका वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान रख देंगे कितना 180 डिग्री, और f का वैल्यू रख देंगे 50 इंटू टी का वैल्यू रख देंगे 2 और गुणे 10 का पावर -3 हो जाएगा। अब हम 50 का और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, और 18 दूनी हो गया आपका 36, 1 2 3 0 और इंटू 10 का पावर हो गया -3। इससे ये तीनों जीरो कैंसिल, आंसर आ गया आपका 36 डिग्री। ऑप्शन है आपका सी राइट, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है यहाँ, यदि V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 48 डिग्री है तो निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो आपकी ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज करंट से या करंट जो है करंट आगे है, हम एक ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ जो वोल्टेज है आपकी, वोल्टेज जो है करंट से पीछे है, ठीक है, और करंट जो है कितनी आगे, लगभग 48 50 नहीं सॉरी 90 45 से थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग इधर रहेगी इस पोजीशन में। दोबारा बना करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये आपकी वोल्टेज है, करंट लगभग इधर रहेगी, ठीक है। तो 48 डिग्री करंट जो है वो किधर है, वो लीड कर रही है, मतलब ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर करंट जो है वो हो जाएगी आगे और वोल्टेज हो जाएगी पीछे। तो वोल्टेज से करंट मतलब V से I 48 डिग्री पश्चिम, ये तो रंग दिया गया है।
फिर लिखा है V से I 48 डिग्री अग्र, जो करंट है वो वोल्टेज से आगे है। ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा सही। नेक्स्ट देखते हैं, अगला लिखा है RLC श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति ओमेगा 0 क्या होगा यदि R बराबर 1 ओम, L बराबर 1 हेनरी और C बराबर 1/4 फैरड है। तो यहाँ होता है ओमेगा 0 बराबर होता है 1/√LC। तो इसको हम रख सकते हैं 1/√L का मान है 1 हेनरी इंटू C का मान है 1/4। और तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 को हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये बचेगा केवल √4 और इसका वैल्यू आएगा 2। और ओमेगा का वैल्यू ये है आपकी कोणीय चाल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रेडियन पर सेकंड। ऑप्शन हो जाएगा आपका दूसरा सही। SZ में नहीं देंगे इसका वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पर ओमेगा का 2πf से नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में रहेगा। यहाँ रहेगा अनुनाद के समय किसी श्रेणी RLC परिपथ की प्रतिबाधा होगी। तो अनुनाद के समय किसी RLC श्रेणी परिपथ की प्रतिबाधा जो होती है वो Z बराबर R के इक्वल होती है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें XL और XC जो हैं, XC और XL ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं और ये हो जाएंगे अंततः कैंसिल। आपका आंसर बनेगा पहला। अगला दिया गया है 10 ओम का प्रतिरोध एक प्रेरक के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। धारा I इक्वल टू समीकरण I बराबर 3 + 4 sin 100t प्लस 450 प्लस 4 sin 300t प्लस 600। तो धारा का RMS मान तथा शक्ति क्षय की गणना करें। तो यहाँ हमको धारा का RMS मान सबसे पहले निकालना है। जब करंट का RMS वैल्यू आ जाएगा तो उसी से आपका पावर भी आ जाएगा। तो करंट का RMS मान निकालने के लिए IRMS इक्वल टू हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, ये वाला हो गया। अब इसका 4 का स्क्वायर बटे 2 प्लस अब ये वाला 4 का स्क्वायर बटे 2। अब आएगा आपका IRMS इक्वल टू √9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 का भाग दे देंगे बचेगा 8, प्लस फिर 4 का स्क्वायर 16, 2 का भाग दे देंगे बचेगा 8, 8 × 24 और 1 हो गया 25, √ आ गया आपका 25। तो I बराबर आपका निकलेगा 5 एम्पियर। ठीक है, I बराबर 5 एम्पियर आया। अब हमको पावर निकालना है। ठीक है, तो पावर निकलेगा P बराबर I² R। तो 5 का हम स्क्वायर कर देंगे इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 250 वाट। तो 5 एम्पियर 250 वाट। देखते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों। C ऑप्शन आपका राइट है। अगला है, लिखा है क्यू मीटर किस अभिलक्षण पर आधारित है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है दोस्तों, याद रखेंगे, श्रेणी अनुनादी परिपथ पर आधारित होता है क्यू मीटर, इसके अभिलक्षण पर। C ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एकल अनुनाद परमाणु के सिद्धांत का उपयोग मापन में किया जाता है। तो याद रखेंगे फ्रिक्वेंसी के मापन में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है निम्न तरंग आकृति का RMS मान है। तो इसका RMS मान पूछा गया है। तो ये हाफ ट्रायंगुलर वेव दिया गया है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ RMS मान निकालेंगे। तो IRMS इक्वल टू क्या होगा, IM बटे हाफ है, तो यहाँ हो जाएगा IM बटे, यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं वैसे हम √3 रखते हैं, तो √3 और इंटू √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है आपका हाफ ट्रायंगुलर वेव है, इसलिए हम √3 इंटू √2 करेंगे। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। तो IRMS इक्वल टू निकलेगा आपका, IM का वैल्यू 1 हो गया और ये हो जाएगा √3 दूनी 6, तो 1/√6 इसका आंसर होगा। देखते हैं दोस्तों किस ऑप्शन में दिए गए। ऑप्शन नंबर आपका है यहाँ पर B राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है RLC परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ओमेगा को परिभाषित किया जाता है।
तो अनुनादी आवृत्ति जो होती है ओमेगा इक्वल टू होता है 1/√L/C। इसको लिखा जा सकता है 1/SQRT² LC। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक उच्च क्यू कॉइल में होती है। तो दोस्तों याद रखेंगे उच्च क्यू कॉइल में हमेशा निम्न शक्ति घटक होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है एक वायर जो 10 एम्पियर डीसी करंट और ज्यावक्रीय एसी धारा जिसका पीक मान 20 एम्पियर है का आरएमएस मान होगा। तो इसका आरएमएस मान निकालना है आई आरएमएस इक्वल टू √10² प्लस 20²/2 इक्वल टू √100 हो जाएगा और प्लस 20² 400 होगा। 400 में हम 2 का भाग दे देंगे तो बचेगा 200 और ये हो जाएगा आपका √300। तो 300 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा 17.32। पहला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया गया है समांतर रेजोनेंस में प्रभावी इम्पीडेंस होता है। तो इम्पीडेंस जेड बराबर होता है, समांतर की बात कर रहा है तो समांतर में जो जेड होता है, ठीक है, अनुनादी प्रतिबाधा जो होती है इसको गतिक प्रतिबाधा के नाम से भी जानते हैं। तो जेड बराबर होता है L/RC। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। तो समांतर अनुनादी परिपथ को जो है समांतर अनुनादी परिपथ जो है वो रिजेक्टर सर्किट भी कहलाता है। याद रखेंगे इसमें करंट का मान कम और वोल्टेज का वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है। अगला दिया गया है एक परिपथ में तात्कालिक वोल्टेज तथा धारा निम्न समीकरण द्वारा दर्शाए जाते हैं। ठीक है, उपभोग की गई शक्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पावर पूछा गया है तो हम पावर निकालेंगे। यहाँ P बराबर VI/2 cos फाई। तो हम निकालेंगे, यहाँ निकलेगा आपका P बराबर V कितना है 20 × 10/2। हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो है ये मैक्सिमम वैल्यू दिया गया है और मैक्सिमम को जब आरएमएस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20/√2 गुणे ये हो जाएगा 10/√2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 20 × 10/2 और cos फाई के स्थान पे लिखना है cos फाई बराबर, और यहाँ पर हमको करना है क्या π/2 माइनस π/6। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में से 2 घटा देंगे तो आपका बचेगा यहाँ पर 4π/6 दूनी 12। 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो π/3 आएगा। तो π/3 जो होता है वो होता है 3×18 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आएगा cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/2। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आपका आएगा ये 200/2 × 1/2 और नीचे हो गया 4, हम 200 कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 वाट। देखिए दोस्तों किस में दिया गया है, सी ऑप्शन आपका राइट है। फाइनली आपका बनेगा 200/2 × 1/2। ये पावर फैक्टर का वैल्यू हो गया, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो गया आपका किसका करंट का वोल्टेज का, और ये हो गया जो हम मैक्सिमम को आरएमएस में बदले √2 × √2 का। तो पावर आपका जो है 50 वाट निकलेगा। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया शक्ति घटक का आदर्श मान है। तो दोस्तों याद रखना शक्ति घटक का जो आदर्श मान शक्ति घटक जो पावर फैक्टर होता है इसका आदर्श मान हमेशा होता है इकाई 1। जो cos फाई होता है cos फाई = 1 होता है। आदर्श मान हमेशा इसका इकाई होता है। अगला दिया गया है चित्र में दर्शाए गए आरिदंत तरंग का औसत मान क्या होगा। तो आरिदंत तरंग का औसत मान पूछा गया है तो हमेशा इसका औसत मान जो होता है, ठीक है, यहाँ पर V एवरेज बराबर होता है VM/2। हम जो भी टोटल दिया गया है इसी में हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया गया ना इसी का हम भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 100। औसत वैल्यू आपका 100 निकलेगा। ऑप्शन हो गया आपका बी सही। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर दिन नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँगा और न्यूमेरिकल बहुत अच्छी तरीके से और बारीकी से समझाने का भी कार्य करता हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में दी गई घंटी को ज़रूर दबाएं
चलिए दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल ATC इलेक्ट्रिकल। अगला पार्ट 7 देखना ना भूलें। और इसी के साथ साथ में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलने वाले हैं। तो हमारी सीरीज जो चल रही है, इस सीरीज़ को कंटिन्यू आप जारी रखें, देखना ना भूलें और अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, उत्पादन का पेपर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ में भी हो जाए। तो आप लगातार मेहनत करते रहिए और जुड़े रहिए हमसे ATC इलेक्ट्रिकल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।